इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जायदाद की लालच इंसान को इतना अंधा कर देती है कि अपना ही बेटा अपनी ही फैमिली को बेरहमी से कत्ल करवाने का खौफनाक प्लान बना लेता है। घर के अंदर मुस्कुराहट, डिनर और फैमिली गैदरिंग का ड्रामा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे मौत का पूरा खेल पूरी तैयारी से चल रहा होता है। मगर कहानी उस वक्त पलट जाती है जब एक आम सी मेहमान लड़की इस खूनी शख्स के हर प्लान को एक एक करके तबाह करना शुरू कर देती है और शिकार बनने वाली लड़की ही धीरे धीरे शिकारी बन जाती है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये लड़की इस बेरहम साजिश को नाकाम बनाती है और कैसे अपनों का दिया हुआ धोखा उन्हीं के लिए सबसे खौफनाक सज्जा बन जाता है। कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक पुरानी हवेली से होती है, जहां बहुत अमीर बामेइफू मियां बीवी अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मनाने के लिए आज रात यहां पार्टी रखते हैं। अजीब बात ये होती है कि ये पुरानी हवेली पिछले 7-8 साल से बिल्कुल खाली पड़ी होती है, लेकिन फिर भी कमरे बहुत साफ होते हैं, जैसे यहाँ हमेशा कोई रहता हो। मगर बामेइफू और उसकी बीवी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करते और समझ लेते हैं कि बच्चे पहले आकर सफाई कर गए होंगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक बड़ी साजिश खामोशी से उन पर टूटने वाली है। तभी अचानक बामेइफू की बीवी लिसा सफाई करते हुए ऊपर से अजीब आवाज सुनती है और झूमर को हिलता हुआ महसूस करती है। इतने में बामेइफू आ जाता है और लिसा फौरन पूछती है, क्या तुम अभी ऊपर थे? लेकिन बामेइफू बताता है कि वह तो वॉशरूम में था। इसी लम्हे लिसा को एहसास होता है कि इस हवेली में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। वह बामेइफू को ऊपर जाकर देखने को कहती है, मगर बामेइफू समझता है कि उसकी बीवी ज्यादा सोच रही है। फिर भी एहतियात के तौर पर वह लोहे का डंडा लेकर ऊपर जाता है। जब वह दरवाजा खोलने ही वाला होता है तो पता चलता है कि बस गलतफहमी थी। दोनों वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही दरवाजा खामोशी से थोड़ा सा खुल जाता है। कुछ देर बाद पूरा खानदान जमा हो जाता है। तभी सबसे छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड खिड़की के बाहर किसी चीज को महसूस करता है। अभी ठीक से देख भी नहीं पाता कि अचानक एक हादसा हो जाता है। बाहर से तीर आती है और उसकी मौत हो जाती है। ये अचानक मौत सबको सुन्न कर देती है और किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन बाहर मौजूद रहस्यमय शख्स उन पर हमला रोकता नहीं है और तीर लगातार अंदर आती रहती है। एक तीर ड्रेक की बीवी पर लगने ही वाली होती है कि वह सामने आ जाता है और खुद तीर का शिकार हो जाता है। सब लोग छुपने लगते हैं और कुर्सियों को ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं। तब जाकर उन्हें थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिलता है, लेकिन वे यूं ही बैठकर मरने का इंतजार भी नहीं कर सकते। उन्हें कोई न कोई तरीका निकालना होता है, वरना यहीं मरना तय होता है। सबसे पहला ख्याल पुलिस को फोन करने का आता है, मगर मोबाइल देखते ही पता चलता है कि सिग्नल ही नहीं है। साफ लगता है कि बाहर वाले ने सिग्नल बंद करने वाला आला लगा रखा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि बाहर जाकर मदद ढूंढी जाए, लेकिन बाहर इतना खतरा हो तो क्या कोई जिंदा बच सकता है? इसी वक्त घर की सबसे छोटी बेटी आगे बढ़ती है। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच वह बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है और जैसे ही बाहर कदम रखती है तो उसका गला कट जाता है और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। असल में बाहर एक बहुत बारीक स्टील की तार लगी होती है। छोटी बेटी की मौत के बाद वहां मौजूद सब लोग सख्त दहशत में आ जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि अब जिंदा बचने के लिए क्या किया जाए। लेकिन सिर्फ रोयान बहुत पुरसुकून रहती है। वह अपने मोबाइल से पुलिस को एक पैगाम भेज देती है। हालांकि उस वक्त सिग्नल नहीं होता, लेकिन जैसे ही सिग्नल आएगा पैगाम फौरन चला जाएगा। फिर रोयान सबको हिदायत देती है कि दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर लो, क्योंकि जब तक बाहर का रहस्यमय शख्स घर के अंदर का हाल नहीं देख सकता तब तक सब लोग फिलहाल महफूज रहेंगे। रोयान का इतना पुरएतिमाद और पुरसुकून रवैया उसके शौहर दाढ़ी मूंछ वाले आदमी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने पहले कभी अपनी बीवी को इतना सुकून में नहीं देखा होता। दूसरी तरफ बामेइफू लिसा को कमरे में आराम के लिए भेज देता है और उसे ठीक से सुलाने के बाद नीचे जाकर बच्चों के साथ बाहर निकलने का तरीका सोचने लगता है। इसी दौरान बेड के नीचे से अचानक एक हाथ बाहर निकलता है और एक शख्स छुरी हाथ में लिए धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। लिसा की चीख सब लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। जब सब लोग भागकर लिसा के बेडरूम में घुसते हैं तो सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। माँ के चेहरे पर सीधी एक तेज छुरी घड़ी होती है और दीवार पर खून से लिखा होता है, तुम अगले हो। बामेइफू अपनी बीवी की दर्दनाक मौत देखकर बिल्कुल टूट जाता है और बच्चे फौरन उसे संभाल कर वहां से ले जाते हैं। इसी बीच केली को एक बहुत अहम बात याद आती है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद बिना आवाज किए यहाँ से निकल कैसे लिया। दूसरी मंजिल से भागना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहां से छलांग लगाने पर बहुत शोर होता और सबको आवाज आ जाती। इस बात को सोचकर उसके जहन में एक खौफनाक अंदाजा पैदा होता है कि शायद कातिल अभी भी इसी
किसी कमरे में छुपा हुआ है। केली जब बेड के नीचे देखती है तो उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठती है और चीखती हुई वह दीवानों की तरफ बाहर की तरफ भाग जाती है। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि उनका शिकार करने वाले रहस्यमय लोग एक से ज्यादा हैं। इधर उधर भागते हुए आखिरकार उसे दूर एक घर नजर आता है और उस लम्हे उसे लगता है जैसे उसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। वह पूरी ताकत से शीशे पर हाथ मारती है ताकि अंदर मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल कर सके, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी हरकत रुक जाती है। मुश्किल से उठकर जब वह अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि आदमी ने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वह पहले ही मर चुका होता है। अब उसे भी अपनी मौत का यकीन हो जाता है और बेबस और मायूस नजरों के साथ आखिरकार वह भी वहीं मार दी जाती है। जब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी होती है तो दाढ़ी मूंछ वाले शौहर के दिल में बाहर निकलकर मदद ढूंढने का ख्याल आता है। उसका प्लान ये होता है कि यूं ही हवेली में बैठकर कुछ न करने से बेहतर है कि वह खुद बाहर जाकर मदद ढूंढे। हो सकता है बाहर के कातिल केली के पीछे लग गए हों। फिर वह अपनी बीवी को आखिरी बार चूमकर पूरी हिम्मत के साथ हवेली से निकल जाता है। उसके बाद झुयान रसोई में जाकर सबको कहती है कि अपनी हिफाजत के लिए कोई न कोई चीज हाथ में ले लो। इसी वक्त अचानक बाहर का रहस्यमय आदमी खुलेआम घर के अंदर घुस आता है। लगता है कि अब सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सबके ख्याल के बिल्कुल बरक्स झुयान फौरन आगे बढ़कर उसके पांव पर जोर से लात मारती है और जब वह दर्द से लड़खड़ाता है तो पास पड़ा हथौड़ा उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारती है जब तक वह बिल्कुल बेहरकत नहीं हो जाता। उसका ये अंदाज देखकर पास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ बामेईफू हाथ में छुरी लिए दूसरी मंजिल पर जाकर तलाशी लेता है और एक छोटे से कमरे में किसी के रहने के निशानात देख लेता है। अचानक पूरी हवेली की बिजली चली जाती है और अंधेरे में ऊपर बामेईफू इधर उधर हाथ मारकर चल रहा होता है, जबकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई अंधेरे में उसे घूर कर देख रहा है। फिर बामेईफू जैक को बताता है कि ये सब पहले से तय की हुई साजिश है और रहस्यमय लोग इस हवेली से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और लगता है कई दिन से यही मौका देखकर बैठे हुए थे। लेकिन बामेईफू को ये नहीं पता होता कि असल का कातिल इस वक्त उसके बिल्कुल सामने ही मौजूद होता है। असल में जैक का असली मकसद अपने माँ बाप की बहुत बड़ी जायदाद पर कब्जा करना होता है। इसीलिए इस साजिश में जैक और उसकी साथी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, जबकि नीचे बेसमेंट में मौजूद झुयान को इन बातों का जरा भी इल्म नहीं होता। यहाँ तक कि दूसरा रहस्यमय आदमी हॉल में आता है और जमीन पर पड़े अपने साथी की लाश देखकर बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि मरने वाला उसका अपना भाई होता है। गम और गुस्से में वह टेबल उलट देता है और जोर की आवाज पैदा होती है जो नीचे झुयान तक साफ सुनाई दे जाती है। इस पर वह फौरन एक पेचकस उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी हिफाजत कर सके। बाहर मौजूद कातिल जानता होता है कि भाई का बदला लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि बचे हुए लोगों को जिंदगी से भी ज्यादा दर्द दिया जाए। इसी दौरान झुयान के मुंह से हल्की सी आवाज निकल जाती है जो कातिल की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। अब झुयान सांस तक रोककर खड़ी रहती है और जब उसे यकीन होता है कि कातिल दरवाजे के बाहर से गुजर चुका है तो वह हिम्मत करके छोटी सी झांकने वाली सुराख से बाहर देखती है तो उस कातिल की आंख दिखाई देती है। लेकिन जिस लम्हे कातिल दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है उसी वक्त बेहोश पड़ा हुआ अवेई अचानक होश में आ जाता है और जब कातिल की सारी तवज्जो अवेई पर होती है तो झुयान फौरन पेचकस उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार कर देती है और सबकी नजर उस मंजर पर टिक जाती है। अवेई और झुयान दोनों के हाथ में हथियार होते हैं, इसलिए रहस्यमय आदमी को मजबूरन फिलहाल पीछे हटना पड़ता है। उसके जाते ही जैक और उसका साथी जी भी नीचे आ जाते हैं। इस वक्त झुयान और अवेई को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये दोनों असल में गद्दार हैं, लेकिन अभी इन बातों का वक्त नहीं होता। चारों की हिफाजत के लिए प्लान ये बनाया जाता है कि झुयान और वो लड़की खिड़की के पास जाल लगाएंगे, जबकि जैक और अवेई नीचे से अपनी हिफाजत के लिए हथियार ढूंढेंगे। जब अवेई और जैक नीचे काम करने लगते हैं तो जैक अचानक पेचकस उठाकर सीधे अपने ही भाई पर वार कर देता है। अवेई हैरान होकर अपने भाई को देखता रह जाता है, मगर जैक के दिल में रहम का कोई ख्याल पैदा नहीं होता और वह एक के बाद एक पेचकस अवेई के जिस्म में उतार देता है, क्योंकि जैक का असल मकसद अपने माँ बाप की बड़ी जायदाद होती है और जब तक कोई और भाई जिंदा हो उसे पूरा यकीन नहीं होता कि पैसा उसी को मिलेगा। इसीलिए वह मजबूरी में अपने भाई को कुर्बान कर देता है, आखिर इतनी बड़ी दौलत जो हाथ से जा सकती थी। दूसरी तरफ रोयान की पीठ को देखकर उस लड़के के दिल में एक खतरनाक सोच पैदा हो जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से रोयान को उसकी हरकत का एहसास
पास नहीं होता और वह दोबारा ऊपर जाकर कमरों की जांच करने लगती है। ऊपर हर तरफ बिखरा हुआ सामान देखकर उसका दिल घबरा जाता है, लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हिला देती है वो ये होती है कि थोड़ी दूरी पर जैक के फादर की ठंडी लाश पड़ी होती है, जबकि थोड़ी देर पहले तक वो लड़का दोनों हॉल में ही थे और किसी किस्म की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी। रोयान समझ ही नहीं पाती कि ये सब कैसे हो गया। तभी एक रहस्यमय शख्स बिल्कुल खामोशी से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अचानक नजर पड़ने पर वह बच जाती है, लेकिन वार खाली चला जाता है तो रोयान फौरन दूसरी मंजिल की खिड़की से छलांग लगा देती है। शीशा उसके जिस्म को काट देता है, मगर वह इस हमले से बच जाती है। भागते भागते वह जंगल तक पहुंच जाती है और दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी रान में घुसा हुआ शीशा निकाल फेंक देती है। अभी उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि थोड़ी दूरी पर उसे खून लगा पेचकस नजर आ जाता है जो पहले रहस्यमय आदमी पर फेंका गया था। उसी लम्हे उसे सारी बात समझ आ जाती है। खुशकिस्मती से रहस्यमय आदमी का छोड़ा हुआ तीर उसे लगता नहीं और वह वापस भागकर हवेली में घुस जाती है और पर्दे के पीछे छुपकर अपने जख्मों को संभालने लगती है। इसी वक्त बाहर का रहस्यमय आदमी भी हवेली में आ जाता है। वह खिड़की के पास लगाया हुआ जाल देख लेता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी नजर से छुपा हुआ एक और जाल भी वहां मौजूद है। बेखबर रहस्यमय आदमी जाल पर पांव रख देता है और पूरी हवेली में उसकी चीखों की आवाज गूंज उठती है। जब नीचे वाले फौरन पहुंचते हैं तो करीब होता है कि वो भी उस रहस्यमय आदमी के हाथ से मारे जाते। असल प्लान के मुताबिक आज रात सिर्फ एक तरफा कत्लेआम होना था, लेकिन अब उनमें से एक का भाई भी मारा जा चुका होता है। रहस्यमय आदमी गुस्से में भरकर बातें करता रहता है तो जैक फौरन पैसों को बढ़ाने की बात करता है और मजीद $1,00,000 देने का वादा करता है। दूसरा आदमी कहता है कि पैसा इतना अहम नहीं होता, मरने वाले वापस नहीं आते। लेकिन आखिरकार दोनों दोबारा डील पर राजी हो जाते हैं। रुयान पर्दे के पीछे से ये सब सुन रही होती है और उसे जैक का असल सच मालूम हो जाता है। इसी वक्त रुयान के मोबाइल से अचानक हल्की सी आवाज निकल जाती है। ये आवाज सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। रहस्यमय आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और रुयान का दिल बुरी तरह धड़कने लगता है। उसकी घबराहट हद से ज्यादा बढ़ जाती है। फिर मौका मिलते ही रुयान पूरी ताकत से रहस्यमय आदमी पर वार करती है और फौरन बाहर भागकर दूसरी खिड़की से वापस कमरे में आ जाती है, क्योंकि सबसे खतरनाक जगह ही असल में सबसे महफूज होती है। वो कातिल और जैक रुयान को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। एक कातिल जैक और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तलाश में कहीं और चले जाते हैं, लेकिन दूसरा रहस्यमय आदमी टूटे हुए शीशे वाली खिड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है और धीरे धीरे उधर चला आता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि रुयान पर्दे की दूसरी तरफ छुपी हुई होती है। रुयान उस पर जोरदार वार करती है। पहले रहस्यमय आदमी को निपटाने के बाद जब घर में कोई भी मौजूद नहीं होता तो वह दरवाजे के पास कील और तार से एक जाल तैयार करती है ताकि अगर बाहर से कोई दरवाजा खोले तो कुल्हाड़ी सीधी उसके सिर पर जा लगे। लेकिन अफसोस चीजें उस तरह नहीं होती जैसा रुयान ने सोचा होता है और दूसरा रहस्यमय आदमी खिड़की से आ जाता है। मजबूरन वह नीचे बेसमेंट में जाकर सारी लाइटें तोड़ देती है और रहस्यमय आदमी के साथ दिमाग की जंग शुरू करती है। वह कैमरे की रोशनी से उसकी आंखों को चंद लम्हों के लिए चौंधिया देती है और मौका मिलते ही पीछे से हमला करती है। हाथ में पकड़ा लोहे का डंडा बार बार चलाती रहती है, यहाँ तक कि रहस्यमय आदमी सांस लेना छोड़ देता है। बेसमेंट से बाहर निकलकर रुयान ये समझ लेती है कि अब पूरी हवेली में सिर्फ वही जिंदा बची है, लेकिन उसे जरा भी ख्याल नहीं होता कि बाहर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड आ चुकी होती हैं। वो खिड़की से एक तीर उस पर छोड़ देती है और उसे लगता है कि रुयान मर गई है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को चेक करने के लिए अंदर भेज देता है। जब ये लड़की अंदर जाती है तो रुयान उस पर वार करना शुरू कर देती है। इतने में जैक भी भागकर आ जाता है और दोनों मिलकर रुयान पर हमला करते हैं, जिससे रुयान को छुरी लग जाती है। लेकिन मौत को बिल्कुल करीब देखकर रुयान के अंदर गजब की ताकत आ जाती है। वह एक जोरदार वार से जैक को गिरा देती है और फिर एक पल की देर की बगैर इलेक्ट्रिक मशीन उठाकर जैक के सिर पर जमा देती है और स्विच चला देती है। जैक दर्दनाक चीखों में डूब जाता है और वहीं मर जाता है। फिर वह अपने पेट से छुरी निकालकर लड़की के सिर पर मारती है, जिससे वह भी मर जाती है। सब कुछ खत्म करने के बाद रुयान थक कर जमीन पर गिर जाती है। ये अकेली जंग उसके जिस्म और दिल दोनों को तोड़ चुकी होती है। इतने में जैक के पास पड़े मोबाइल पर कॉल आ जाती है। फोन उठाकर जब उसे दूसरी तरफ से अपने शौहर की आवाज सुनाई देती है तो रुयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि पिछले 5 साल से साथ सोने वाला शौहर भी
इस साजिश में शामिल था, जबकि दूसरी तरफ दाढ़ी मूंछ वाले शौहर को ये पता ही नहीं होता कि फोन पर उसकी अपनी बीवी है। अपने शौहर की बातें सुनते ही रुयान का दिल बिल्कुल मरसा जाता है। जब वो आदमी घर में दाखिल होता है और जैक का फोन अपनी बीवी के साथ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसका फोन रुयान ने उठाया था। आदमी कहता है कि उसने ये सब सिर्फ दोनों के मुस्तकबिल की खुशी के लिए किया है, लेकिन अपनी बात खुद उसे भी झूठी लगती है और रुयान को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होता। फिर अपनी जान बचाने के लिए वह रुयान की तारीफ करने लगता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और साथ साथ उन दोनों की आने वाली खुशगवार जिंदगी के ख्वाब भी बयान करता रहता है। ये बातें सुनकर रुयान कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और उस पर अजीब सी उदासी छा जाती है। फिर धीरे से कहती है, क्या कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है? जो शख्स पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर सकता हो, ऐसे आदमी पर भला कौन भरोसा कर सकता है? इसी सोच के साथ रुयान एक पल भी देर किए बगैर अपने शौहर की जिंदगी खत्म कर देती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी हॉरर और एडवेंचर रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।